Hello everyone, welcome to the selection hub. I am Sameer and लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसटिव और इंट्रांसिव के बारे में, और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ट्रांसटिव इंट्रांसिव को पहचानते कैसे हैं, कौन सी वर्ब ट्रांसटिव है, कौन सी वर्ब इंट्रांसिव है। उसके साथ साथ लास्ट में हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था, मैंने बस ये बता के छोड़ दिया था कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये जो वीडियो है वो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। पैसिव इज़ पॉसिबल एंड पैसिव इज़ नॉट पॉसिबल, यही पॉइंट हमने छोड़ा हुआ था। ठीक है, और हाँ, आप लोग का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। ठीक है, और चूँकि वीडियोज़ की जो क्वालिटी थी उसको लेकर के थोड़ा सा इशू था, और अभी जो है वो भी इशू आप लोगों का फिनिश हो गया है। ठीक है, अब वीडियो की क्वालिटी में कोई भी शिकायत नहीं आएगी, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर रहेगी, बेहतरीन। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगेगी आप लोगों को, और कॉन्सेप्ट्स तो अलग हैं ही। ठीक है, आगे देखते हैं। पैसिव इज़ पॉसिबल, मैंने बोला था कि पैसिव इज़ पॉसिबल यानी क्या है कि किसी भी वर्ब को पैसिव होने के लिए उसका ट्रांसटिव होना मस्ट है। दूसरी चीज़, कोई वर्ब अगर इंट्रांसटिव है तो उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब पैसिव इज़ पॉसिबल, पैसिव इज़ नॉट पॉसिबल, तो सबसे पहले ये जान लें कि पैसिव है क्या। तो पैसिव जैसे मान लेते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राहुल प्लेज चेस। ठीक है, यानी क्या है, मैंने लिखा राहुल प्लेज चेस। तो राहुल प्लेज चेस में क्या है ना कि ये जो राहुल है, काम को करने वाला जो है ना वो क्या है, राहुल है। ठीक, काम को जो करने वाला बंदा है वो हमारा राहुल है। लेकिन हम पैसिव वॉइस में ये बताते हैं, ठीक है, कि काम किसके द्वारा किया गया है। यानी कि एक में जो सब्जेक्ट होता है वो काम का डूअर होता है, और दूसरे में जो सब्जेक्ट होता है वो काम का डूअर नहीं होता है। यानी कि एक्टिव और पैसिव में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि एक में जो है वो, यानी जो सब्जेक्ट है वो काम को करता है, और दूसरे में क्या है, पैसिव में क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो काम को नहीं करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राहुल, राहुल इसका क्या है, सब्जेक्ट है, और साथ साथ ये इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला भी है। ये हो गया हमारा एक्टिव। अब अगर हमें इसको पैसिव में चेंज करना होता है तो एक्टिव से पैसिव चेंज करने का पहली जो कंडीशन होती है, वो पहली कंडीशन हमारी ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यही ऑब्जेक्ट हमारी क्या है, सब्जेक्ट का काम करेगा। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, चेस। अब हमने लिखा है यहाँ पे चेस, ये जो वर्ब है इसके हमें साथ लिखना पड़ेगा इज प्लेड। अब इसके साथ हम लगा देते हैं बाई, और ये हम लिख देंगे राहुल। ठीक है, यानी क्या है, मैंने बोला था कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वही काम को करता है। राहुल क्या कर रहा है, चेस खेल रहा है, खेलने का काम राहुल कर रहा है। लेकिन यहाँ जो इज प्लेड लिखा है ना, तो इसका मतलब ये जो चेस है इसने इस काम को किया नहीं है, बल्कि इसी को किया गया है। यानी कि चेस को ही खेला गया है। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई हो। अब है क्या कि कभी भी किसी भी वर्ब का पैसिव तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, वो वर्ब हमारी ट्रांसिव होगी। अगर वो वर्ब हमारी ट्रांसिव नहीं है तो पैसिव पॉसिबल भी नहीं है। ठीक, जैसे राम रन्स फास्ट, राम रन्स फास्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले राम हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और ये क्या है, मैंने पिछले वीडियो में ही ये कंफर्म किया था कि किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, अगर हमें हाउ का रिप्लाई मिलता है, किसी भी सेंटेंस में अगर हाउ का रिप्लाई मिलता है तो जो हाउ का रिप्लाई होता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। राम दौड़ता है, राम कैसे दौड़ता है, यानी कि हमें हाउ का रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, हाउ डज राम रन्स, हाउ डज राम रन, यानी कि राम कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो इसका मतलब ये जो फास्ट है ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। अब एक बात मैंने और बताई थी आप लोगों को कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा या तो नाउन होगा या तो ये प्रोनाउन होगा।
यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसको या तो नाउन होना पड़ेगा या तो प्रोनाउन होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो एडवर्ब लिखा हुआ है, तो ये कभी भी ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। अब अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता तो ये जो हमारी वर्ब है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव। अब अगर ये इंट्रांजिटिव हो गई तो इसका मतलब इसका पैसिव भी नहीं बनेगा। तो यही चीज़ मैं समझा रहा था कि पैसिव हमेशा उस वर्ब का बनेगा जो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव होगी, दूसरी चीज़, और जो वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव होगी उसका पैसिव नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ मैंने और बताई थी आप लोगों को, ठीक है, ये बात अगर समझ में आ गई हो तो एक एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तो आई होप कि वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ में आ पाएंगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई टीच यू, एक एग्जाम्पल हुआ आई टीच यू। अब यहाँ पे जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जो टीच है ये हमारी वर्ब है। तो सबसे पहले ये देख लें कि ये है क्या, ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है। मैं किसे पढ़ाता हूँ, तो आंसर आ रहा है यू को, यानी यू हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी कि मैंने एक बात पहले ही बता रखी है, किसी भी सेंटेंस में व्हाट का आंसर चाहे हुम का आंसर, दोनों का जो आंसर होता है, इसी आंसर को हम क्या कहते हैं, जो आंसर आएगा वही आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब जब अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा वो वर्ब हमेशा क्या हो जाएगी, ट्रांसिटिव, और जो वर्ब ट्रांसिटिव होगा उसका क्या हो जाएगा, पैसिव भी बन जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि ये जो है हुम का आंसर है, तो यू हो गया ऑब्जेक्ट। अब अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इसका मतलब इसका पैसिव बनाया जा सकता है, तो हम इसका पैसिव बना देंगे यू आर टॉट बाई मी। इसका पैसिव पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ये जो वर्ब हमारी वो क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, ये जो वर्ब है हमारी ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव। व्हाट डू आई गो, मैं क्या जाता हूँ, नहीं आंसर मिला। हुम डू आई गो, मैं क्या जाता हूँ, मैं किसे जाता हूँ, दोनों में से किसी का आंसर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो हमारी वर्ब है वो हमारी क्या है, इंट्रांसिटिव। अगर ये इंट्रांसिटिव है तो इसका पैसिव भी नहीं बनेगा। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्रांसिटिव हमेशा उसी का बनेगा जो वर्ब हमारी क्या हो, ट्रांसिटिव है, और जो वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव है उसका कभी पैसिव नहीं बनेगा। अब अगर ये बात क्लियर हो गई हो ना, ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और एक बात मैंने और आप लोगों को बताई थी कि जब कभी भी कोई भी वर्ब अगर ट्रांजिटिव है, जब कभी भी कोई भी वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ हम एक चीज़ करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद हमें एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी कोई वर्ब हो तो उसके तुरंत बाद हमें लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो बीच में हमें प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पे एक लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें क्या और किसे का आंसर मिलता है, यानी व्हाट एंड हुम का आंसर मिलता है, तो हमें उसके साथ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई वर्ब इंट्रांजिटिव है, यानी कोई वर्ब अगर इंट्रांजिटिव लिखी हुई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो ये वर्ब लिखी गई है ना, ये तो हमारी है इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें व्हाट एंड हुम दोनों में से किसी का आंसर नहीं मिल रहा है। अब अगर किसी का आंसर नहीं मिल रहा है तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, क्या और किसी का आंसर नहीं मिला तो मतलब इसके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं सकते। अब हम एक काम करेंगे कि अगर हम उसके बाद, यानी कभी भी एक चीज़ समझिए, कभी भी अगर कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब हम लिख रहे हैं और इंट्रांजिटिव के तुरंत बाद अगर हम कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना चाह रहे हैं तो उसके बीच में हमें एक प्रेपोजिशन लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर से समझिए, कभी भी कोई अगर हम इंट्रांजिटिव वर्ब लिख रहे हैं और इंट्रांजिटिव के बाद अगर हम कोई नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं तो उसके पहले हमेशा एक हमें प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कोई वर्ब हमारी ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें तुरंत ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, बीच में हमें किसी प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी भी किसी भी वर्ब में अगर
ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसके तुरंत बाद, यानी ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसके तुरंत बाद हमें लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब इंट्रांसिटिव है और उसके बाद अगर हम कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना चाह रहे हैं तो हमें बीच में एक प्रेपोजिशन लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्कूल। स्कूल हमारा क्या है? नाउन है। ये जो वर्ब है ना गो, ये हमारी है इंट्रांसिटिव वर्ब। अगर ये इंट्रांसिटिव वर्ब है और ये हमारा नाउन है तो इसका मतलब इंट्रांसिटिव के बाद तो हम नाउन प्रोनाउन लिख नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है? बीच में एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है। तो ये जो टू लिखा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसी के हेल्प से मैं इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जो भी हमने 2-3 वीडियोस में पढ़े हैं उसी पे बेस्ट ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, लास्ट वाले से शुरू करते हैं। शी कांट अफोर्ड टू दिस कार। ठीक है, अब देखिए, हमें ना सेंटेंस की मीनिंग पता हो नहीं पता हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे से क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मीनिंग निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, शी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। कांट अफोर्ड, यहाँ पे जो अफोर्ड है ना, ये हमारी क्या है? वर्ब है। हमें नहीं पता कि ये वर्ब क्या सी है, ट्रांसिटिव है क्या इंट्रांसिटिव। तो हम क्वेश्चन पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे हम ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव को? तो आसान तरीका था, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि व्हाट और हुम से क्वेश्चन पूछ लेंगे तो इसका जो आंसर होगा वही आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये बात तो मैंने पहले ही बता रखी है। तो पूछ लेते हैं, व्हाट कांट सी अफोर्ड, व्हाट कांट सी अफोर्ड दिस कार। इसका मतलब वो क्या अफोर्ड नहीं कर सकती? यह कार। तो इसका मतलब ये जो है व्हाट का आंसर मिल रहा है। अगर व्हाट का आंसर मिल रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब हमारी ट्रांसिटिव होगी। अब अगर ट्रांसिटिव वर्ब होगी तो उसके बाद तो हम नाउन प्रोनाउन लिख ही सकते हैं। तो बीच में प्रेपोजिशन क्यों आ रहा है? इसको हटा देंगे। दूसरा है, वी शैल अप्रोच टू यू नेक्स्ट वीक। वी शैल अप्रोच टू यू नेक्स्ट वीक। अब सेम क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, ये जो अप्रोच हमारी वर्ब लिखी गई है ना, ये जो अप्रोच हमारी वर्ब लिखी गई है, ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव? whom shall we approach, whom shall we approach। आंसर हमारा क्या मिल रहा है? you, यानी हम किसे अप्रोच करेंगे नेक्स्ट वीक? you को, है ना। तो जब अगर you हमारा ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये वर्ब हमारी ट्रांसिटिव हो गई। ट्रांसिटिव हो गई तो बीच में प्रेपोजिशन नहीं आएगा। they did not stress on that matter, they did not stress on that matter। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, What did they not stress। वो क्या स्ट्रेस नहीं कर सकते? That matter, यानी वो क्या स्ट्रेस नहीं कर सकते? That matter। तो that matter तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हमें what का आंसर मिल रहा है। अगर what का आंसर मिल रहा है तो बीच में प्रेपोजिशन क्या कर रहा है? जरूरत ही नहीं है। और ये वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? ट्रांसिटिव। अगर कोई भी ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसके बाद अगर हमें नाउन प्रोनाउन लिखना है तो हम लिख सकते हैं, बट अगर कोई इंट्रांसिटिव वर्ब है तो उसके बाद हम नाउन या प्रोनाउन को नहीं यूज़ कर सकते। ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये SSC में पूछा हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बैंक में पूछा हुआ है। ठीक है, हमें इसकी मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसकी मीनिंग को निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस सीधे सीधे क्या करना है? जो हमने सीखा है उसी को अप्लाई कर देना है। देखते हैं, द जज हैज़ डायरेक्टेड टू द एक्यूज्ड, सॉरी, द जज हैज़ डायरेक्टेड टू द एक्यूज्ड। और हमें पता है जज ने डायरेक्ट किया, किसे डायरेक्ट किया? एक्यूज्ड को। तो इसका मतलब हुम का आंसर मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये जो हमारी वर्ब है ये हमारी क्या हो जाएगी? ट्रांसिटिव। अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो बीच में कोई प्रेपोजिशन ही नहीं आएगा। ठीक है, हमने मीनिंग क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको मैंने निकाला भी नहीं। लेकिन क्या हुआ कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉन्सेप्ट। आगे, आई गेव टू सना द कीज। अब है क्या कि ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इससे सेम पूछा हुआ। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा ये अप्लाई कर देंगे। है क्या? आई गेव टू सना। अब एक बात बताइए कि ये जो गेव लिखा हुआ है ये हमारी कौन सी वर्ब होनी चाहिए? दिया होगा तो कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, और किसी न किसी को भी दिया होगा। तो इसका मतलब ये जो वर्ब है ना, ये होना क्या चाहिए? ट्रांसिटिव होना चाहिए। अब अगर ये वर्ब ट्रांसिटिव है तो इसका मतलब इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए?
ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब यहाँ देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आई गेव टू, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि गेव के बाद टू आया हुआ है, ये भी खत्म। दूसरा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सना है, तो सना के नीचे अंडरलाइन नहीं है, तो इसका मतलब सना को हमें एडिट करने की जरूरत भी नहीं है। अब ये लिखा हुआ आई गेव द, आई गेव द लिखा हुआ है, तो गेव के बाद द आ रहा है, इसका मतलब कि जो सना लिखा हुआ है, सना के पहले भी हमें द लगाना पड़ेगा। अब अगर सना के पहले भी द लगाना पड़ेगा तो कोई भी अगर नाम है, ठीक है, कोई भी अगर नाउन है, वो भी अगर प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं हुआ। हमारे पास बचा एक ऑप्शन, आई गेव। तो अगर हमने लिखा आई गेव तो दिया होगा, तो किसको दिया होगा, सना को दिया होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बाय।